नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 9 दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य। 9.1 प्रस्तावना। प्रायः सामान्य दिनों में व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों में प्राकृतिक रूप से प्रवाह बना रहता है, हालांकि संघर्ष होने पर यह प्राकृतिक जीवन प्रवाह विच्छिन्न हो जाता है। अतः संघर्ष को संबंधों में रुकावट के तौर पर देखा जाता है। इस तरह संबंध में दोबारा प्रगाढ़ता लाने के लिए इस रुकावट को दूर करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए एक दूसरे की संबद्धता को संरचनात्मक रूप से बदलने या परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावकों ने परिवर्तन के अनेक तरीके अथवा दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य के सुझाव दिए हैं। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप अन्य लोकप्रिय उक्ति की बजाय संघर्ष परिवर्तन जैसी उक्ति को चुनने के पीछे के कारण और इसका आशय क्या है, इसे समझ सकेंगे। संघर्ष परिवर्तन में संघर्ष की अवधारणा और परिवर्तन से इसका संबंध जान सकेंगे। संघर्ष परिवर्तन के विभिन्न दृष्टिकोणों प्रस्तावों का अवलोकन कर सकेंगे और संघर्ष परिवर्तन के बहुपरिप्रेक्ष्य की समीक्षा कर सकेंगे। 9.2 संघर्ष परिवर्तन क्यों? कई वर्षों तक समाधान का विचार एक व्यापक, जाना पहचाना और मान्यता प्राप्त शब्द था। भले ही कुछ लोग सिद्धांतवादी और व्यवहारवादी या अभ्यासकर्ता इससे सहमत नहीं थे। ऐसे ही एक अभ्यासकर्ता जॉन पॉल लेड्राक संघर्ष समाधान के विचार के संबंध में समाधान के बारे में अपनी पुस्तक कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन 2006 में लिखते हैं। संभवतः ये शब्द बगैर किसी भाषा के किसी संकटकालीन स्थिति या इसके बाह्य अभिव्यक्ति में समाप्ति के प्रति पूर्वाग्रह का अर्थ देता है। संघर्ष के गहरे संरचनात्मक, सांस्कृतिक और दूर तक चलने वाले संबंधों के पहलुओं को पर्याप्त तौर से जाने बगैर यह ऐसा करता है। इससे पहले सन 2003 में अपनी पुस्तक दी लिटिल बुक ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में लेड्राक संघर्ष समाधान शब्द के द्वारा संघर्ष बदलाव या परिवर्तन के बारे में इस प्रकार कहते हैं। मैंने सन 1980 के दशक में संघर्ष परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना शुरू किया था। मध्य अमेरिका के व्यापक अनुभव के कारण मुझे भाषा के क्षेत्र में पुनः परीक्षण करने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं जब वहां गया था तो मेरा शब्दकोश संघर्ष समाधान और प्रबंधन के सामान्य शब्दों से भरा हुआ था। जल्दी ही मुझे पता लगा कि मेरे लैटिन सहकर्मी मेरी इस अवधारणा के बारे में प्रश्न पूछने लगे हैं, बल्कि उन्हें इसे लेकर शंका भी होने लगी थी। जब लोग महत्वपूर्ण और न्यायसंगत मुद्दों पर प्रश्न उठा रहे होते हैं तब समाधान उनके लिए सहयोग के खतरे, संघर्ष से छुटकारा पाने की कोशिश होती है। ये स्पष्ट नहीं था कि समाधान में सिफारिश के लिए कोई जगह बचती है या नहीं। उनके अनुभव के अनुसार गहरे सामाजिक, राजनीतिक समस्याओं के तत्काल समाधान का अर्थ लुभावने शब्दों से है, न कि वास्तविकता, असल परिवर्तन से होता है। हिंसात्मक संघर्ष की रचनात्मक प्रतिक्रिया की खोज के अपने काम में मैं इस बात पर सहमत हुआ कि जो कुछ भी कर रहा था उसके लिए रचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता थी। संघर्ष समाधान या संघर्ष प्रबंधन से अधिक अच्छा संघर्ष परिवर्तन इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। मार्टिना फिशर और नॉर्बर्ट रोपर्स ने बर्गॉफ हैंडबुक फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन नामक पुस्तक परिचय में संघर्ष परिवर्तन को बिना किसी अन्य शब्द की तुलना में सबसे अधिक व्यापक माना है। सन 2004 में वे कहते हैं कि इस क्षेत्र के क्रियाकलापों को परिभाषित करने के लिए बहुत से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे संघर्ष प्रबंधन, संघर्ष समाधान, संघर्ष परिवर्तन, संघर्ष के निरोध, शांति निर्माण इत्यादि। हम संघर्ष परिवर्तन को सबसे अधिक व्यापक शब्द मानते हैं। इसमें वे सारे क्रियाकलाप आते हैं जो अंतःसमूह संघर्ष को सतत शांति और सामाजिक न्याय के लक्ष्य के साथ प्रभावित करता है। इसमें संरचना और संकट की स्थिति को रोकने की प्रक्रिया आधारित प्रयास, समूहों को सशक्त करने और समुदायों के निर्माण की नीति, युद्ध के उत्तरोत्तर स्थितियों में पुनर्निर्माण और सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास आदि शामिल हैं।
दी लिटिल बुक ऑफ कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में जॉन पॉल आगे लिखते हैं कि संघर्ष समाधान और संघर्ष परिवर्तन में दिशा निर्देशित प्रश्न भिन्न हैं। संघर्ष समाधान में दिशा निर्देशित प्रश्न ये हैं कि हम उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं जिसे हम समाप्त करना नहीं चाहते, जबकि संघर्ष परिवर्तन में दिशा निर्देशित प्रश्न ये है कि जिसे हम चाहते नहीं उसे कैसे समाप्त कर सकते हैं और जो हम नहीं चाहते हैं उसे कैसे बनाकर रख सकते हैं। परिवर्तन इस तरह समाधान से दूर चला जाता है। 9.3 उत्पत्ति और संदर्भ। संघर्ष परिवर्तन सन 1960 के दशक के अंत में और सन 1970 के दशक के शुरुआती दौर में एक अवधारणा के रूप में शुरुआती संघर्ष अनुसंधान और विकास अनुसंधान के विचार के रूप में उभरा था। संघर्ष परिवर्तन का विचार शांति अनुसंधानकर्ताओं सनघास और क्रीपेंड्रॉफ के कार्यों में पहले से ही मौजूद है। सन 1973 में उनका मानना था कि संघर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक गठन से गहरे रूप में जुड़ा है। लघु संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़े थे और बड़े संघर्ष उसके बदले विश्व समाज और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गठन की जड़ में हैं। सन 1971 के शुरुआत में एडम कले के असंतुलित संबंध से संतुलित संबंध की ओर मुड़े और विषम संबंधों की बात कही। कले के अनुसार परिवर्तन में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें शामिल है संबंधों का पुनर्गठन करना ताकि संघर्ष या अन्य संक्रामक हस्तांतरण जो पहले से ही प्रस्तुत हैं इसकी अशांति को दूर कर सहयोगात्मक भावना को लाया जाए और इसे पुनर्घटित होने से रोका जाए। हालांकि अभी तक एक दूसरे संघर्ष परिवर्तन व्याख्याता जॉन गैल्टुंग मानते हैं कि संघर्ष सामाजिक ढांचे में विरोध के संघर्ष के परिणाम स्वरूप पैदा होते हैं। सन 1996 में वे सोच समझकर यह निम्न विमर्श अर्थात असंगत देते हैं कि दो पक्षों के बीच असामंजस्य को इन प्रतिवाद के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसे प्रकार के किसी एक उपाय से पूरा किया जा सकता है, समझौते के द्वारा, संघर्ष के ढांचे को बढ़ाकर या गहरा करके या अभिकर्ताओं को एकजुट करके या विभाजित करके। इसके अतिरिक्त शांति निर्माण के ढांचे में संघर्ष परिवर्तन की अवधारणा का विकास शीत युद्ध के अंत और सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस के प्रकाशित होने के बाद इसका में विकास हुआ। 9.4 संघर्ष परिवर्तन की परिभाषा। मार्टिना फिशर और नॉर्बर्ट रोपर्स ने सन 2004 में लिखी अपनी पुस्तक बर्गॉफ हैंडबुक फॉर कम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन परिचय में संघर्ष परिवर्तन को एक जन्मजात व्यापक धारणा के रूप में परिभाषित किया है, जो बताता है कि वैसे कार्य जो किसी खास संघर्ष की जड़ों में बैठे कारणों को बताते हुए संघर्ष के विभिन्न गुणों, कारकों और कार्यों को नकारात्मक तरीके की बजाय सकारात्मक तरीकों से बदलता है। संघर्ष परिवर्तन की अवधारणा संघर्ष के संरचनात्मक व्यवहारिक और प्रवृत्तिजन्य पहलुओं पर जोर देता है। ये शांति की ओर मुड़ने की प्रक्रिया और तरीके दोनों को बताता है। सन 2006 में संघर्ष समाधान में जॉन पॉल लेड्राक संघर्ष परिवर्तन के निम्नलिखित लाभों के बारे में बताते हैं, जैसे कि परिवर्तित संघर्ष गतिशील और परिप्रेक्ष्य दोनों ही रूपों में व्याख्यात्मक रूप से समृद्ध होते हुए एक खांचे में जड़ा हुआ है जो संघर्ष के पावन दृष्टिकोण को बताता है। व्याख्यात्मक रूप से परिवर्तन ये बताता है कि संघर्ष चीजों को व्यापक रूप से रचनात्मक या विनाशात्मक दिशा में परिवर्तित या प्रभावित करता है। संघर्ष परिवर्तन संबंध, संप्रेषण, बोध, मामलों और सामाजिक संगठनों का रूढ़िगत परिवर्तन एक व्यापक सामाजिक ढांचे से संबंधित है जो सहयोग के लिए खुले सामाजिक जगहों की ओर घूमता और परिवर्तित होता है। ये संबंधों से अधिक और संघर्ष को व्यवस्थित करने के लिए अहिंसात्मक तरीकों के लिए या जिसे गतिशील और बढ़ते शांतिपूर्ण संबंधों के रूप में जाना जा सकता है। सन 2009 में पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग पुस्तक में लॉरेंट गोयटेस्केल संघर्ष परिवर्तन को इस तरह से परिभाषित करते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें संघर्ष में शामिल विभिन्न पक्ष संघर्ष के ढांचागत आयामों में सुधार के लिए दो स्तरों अल्प और दीर्घ अवधि पर सतत रूप से काम करते हैं। अल्पावधि का उद्देश्य हिंसा को पुनर्जीवित होने से रोकना है, उसकी तीव्रता को कम करना और दीर्घावधि उद्देश्य को दीर्घावधि शांति बनाए रखना है।
सार रूप में संघर्ष परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संबंधों के स्तर पर गहरी जुड़ी समस्याओं में रचनात्मक परिवर्तन की बात करता है। संघर्ष के ढांचागत, व्यवहारिक और प्रवृत्तिजन्य पहलुओं पर काम करता है। ये सतत शांति को बनाए रखने के लिए दीर्घ अवधि शांति की प्रक्रिया और संरचना भी करता है। 9.5 संघर्ष परिवर्तन में संघर्ष की संकल्पना, संघर्ष परिवर्तन दृष्टिकोण और संघर्ष समाधान प्रबंधन या पुनर्स्थापन प्रबंधन दृष्टिकोण के बीच सबसे बड़ा अंतर उनका संघर्ष के प्रति नजरिया या परिप्रेक्ष्य है। संघर्ष परिवर्तन में संघर्ष के सकारात्मक पक्ष पर जोर दिया जाता है या केंद्रित रहता है। जॉन पॉल लेड्राक के अनुसार संघर्ष परिवर्तन का अर्थ रचनात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास करना है, उससे परे किसी खास समस्या को सुलझाना शामिल है। ये प्रयास दो परिवर्तनशील सच्चाइयों पर आधारित हैं। मानव जीवन के संबंधों में संघर्ष सामान्य है और संघर्ष परिवर्तन का उद्देश्य है। यह एक परिवर्तन की स्वचालित मशीन के समान है। संघर्ष और परिवर्तन दोनों ही सामान्य और गतिशील प्रक्रिया हैं। संघर्ष विभिन्न परिस्थितियों पर प्रभाव डालता है और 4 क्षेत्रों में परिवर्तन लाता है: व्यक्तिगत, संबंध आधारित, ढांचागत और सांस्कृतिक विकास। गैल्टुन भी मानते हैं कि संघर्ष के दोनों सकारात्मक और नकारात्मक शांति या जीवन देने वाले या बर्बाद करने वाले वाहक हैं। इस प्रकार संघर्ष परिवर्तन संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखता है जिसमें अन्याय की जड़ों में गहरे बैठे मामलों को सुलझाया जा सकता है और संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव को कम कर और सकारात्मकता को बढ़ाकर रचनात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। 9.6 संघर्ष परिवर्तन के दृष्टिकोण। बीते सालों में संघर्ष परिवर्तन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। पश्चिमी दृष्टिकोण, गैर पश्चिमी दृष्टिकोण और वैसे दृष्टिकोण जिसमें पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों के ही तत्व मिले हुए हैं। ये केवल विशेष प्रकार की स्पष्टता के उद्देश्य से इन प्रकारों को विकसित किया गया है। वास्तव में ये सभी दृष्टिकोण पश्चिमी और गैर पश्चिमी विचारों और व्यवहारों से प्रेरित होकर प्रभावित करती है। 9.6.1 पारंपरिक गैर पश्चिमी दृष्टिकोण। सन 2006 में वोल्का बोएस संघर्ष परिवर्तन के पारंपरिक दृष्टिकोण, क्षमताएं और सीमाएं नामक लेख में संघर्ष परिवर्तन के पारंपरिक दृष्टिकोण की कमजोरियों, ताकत, गुणों और संदर्भ के बारे में बताते हैं। बोएस का विचार है ग्लोबल संसार के दक्षिण के देशों में हिंसात्मक संघर्ष संकर मिश्रित सामाजिक राजनीतिक लेनदेन है जिसमें आधुनिक समय केंद्रित के साथ साथ पूर्व आधुनिक पारंपरिक और बाद के आधुनिक कारण मिले हुए हैं और यह सब अतिव्यापी हैं। हिंसात्मक संघर्ष की स्थिति में राज्य न तो अभिकर्ता होता है और न ही वो निर्देशन के ढांचे में रुचि रखता है, जबकि पारंपरिक समाजों के संदर्भ में सामान्यता बोएज खंडित प्रकार पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो अधिकतर पैतृक सत्तात्मक और कभी कभी नेतृत्वहीन होता है। नेतृत्वहीन समाज जिसमें कोई औपचारिक राजनीतिक नेता नहीं होता और जहां शक्ति और शासन का कोई सांगठनिक तंत्र नहीं होता है। इस तरह के विभाजित समाज के प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के व्यवस्थापन और हिंसा को नियंत्रित और नियमित करने की दृष्टि से आधुनिक राज्य से बहुत दूर हैं। हालांकि वे अव्यवस्थित नहीं हैं पर उनके पास हिंसा नियंत्रण के अपने संगठन हैं। संघर्ष परिवर्तन के पारंपरिक दृष्टिकोण का पहला गुण या विशेषता यह है कि इसे करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं है। ये वास्तव में एक विशेषता है। दूसरा, पारंपरिक संघर्ष परिवर्तन सामान्यतः समुदायों के सामाजिक भाईचारे और व्यवस्था और विशेषकर संघर्षरत पक्षों के सामाजिक संबंधों को पुनः स्थापित करता है, जिसके लिए पुनःस्थापन न्याय, प्रतिफलात्मक न्याय के विपरीत आधारित सामंजस्य आवश्यक है। प्रत्यर्पण और सजा न देना सामंजस्य के आधार हैं। इस तरह ये भविष्य को लेकर आगे विकसित होता है। यद्यपि अगला पारंपरिक दृष्टिकोण भविष्य आधारित है, पर यह अतीत को भी साथ लेकर काम करता है। यह उपद्रवियों की स्वीकारोक्ति, जुर्म स्वीकारना के लिए कहता है और क्षमा याचना से संबंधित प्रार्थना करता। यह अधिकतर हिंसा की बजाय क्षतिपूर्ति के प्रावधान के साथ समाप्त होता है, जो वस्तुओं के आदान प्रदान या रक्तधन या दूसरे उपहार जैसे जानवरों के रूप में ले देकर संपन्न होता है।
ये सारे प्रयास प्रचलित कानून के तहत किए जाते हैं या धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा मापे जाते हैं। इससे भी अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण में जीवन के विभिन्न आयाम जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आध्यात्मिक को अलग नहीं किया जाता, वे पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं जो इसे धार्मिक बनाते हैं। अंत में, पारंपरिक संघर्ष परिवर्तन छोटे समुदायों, जैसे परिवारों में और परिवारों के बीच संघर्ष, पड़ोसियों के बीच संघर्ष, समुदाय या गांवों में संघर्ष के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इस तरह, हम समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष को इन दृष्टिकोणों के द्वारा बताया जा सकता है। लेकिन हमारा और उनका बीच का संघर्ष, जैसे स्थानीय समुदायों और राज्य सरकारों के बीच का संघर्ष को व्यवस्थित करना मुश्किल है, क्योंकि उनमें अलग तरह के कानून होते हैं जो या तो प्रचलित या औपचारिक हो सकते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण की शक्तियाँ इस प्रकार हैं, वे उन स्थिति में उपयुक्त हैं जब राज्य या तो गौण या कमजोर हों, वे राज्य केंद्रित या आधारित नहीं होती हैं, और जहां इनका प्रयोग होता है उन्हें समुदायों द्वारा वैध समझते हैं। वे प्रक्रिया आधारित होती हैं और समय का सबसे बड़ा कारक होता है, क्योंकि संघर्ष परिवर्तन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली हो सकती है। वे समावेशित और भागीदारीपूर्ण होती है, और अंततः इसमें मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य जैसी प्रक्रियाएं आती हैं। इस प्रकार यह संघर्ष परिवर्तन के मनोसामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर केंद्रित हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण की कुछ कमजोरियां इस प्रकार हैं, ये लंबे समय तक हिंसा को रोक पाने में समर्थ नहीं होते। क्योंकि पारंपरिक समाज में हिंसा के पुनर्गठन को सामान्य माना जाता है, वे सार्वभौमिक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं। वे कुछ सीमित समुदायों, हम समूह के लिए ही उपयोगी हैं। इनमें पुरानी व्यवस्था या पूर्व स्थिति को बनाए रखने में विश्वास रखा जाता है और पारंपरिक शासकों द्वारा स्वार्थ की सिद्धि के लिए और अलाभान्वित लोगों के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने में प्रयोग किया जाता है। 9.6.2 पश्चिमी दृष्टिकोण। इस भाग में संरचनात्मक, ढांचागत, नागरिक समाज, वार्तालाप, कदम दर कदम और प्रक्रियात्मक प्रस्ताव की चर्चा की गई है। संरचनात्मक दृष्टिकोण में आकस्मिक दृष्टिकोण पर विकासात्मक दृष्टिकोण, राज्य सुधार दृष्टिकोण और सर्वांगी व्यवस्थित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 9.6.2.1 संरचनात्मक दृष्टिकोण। संघर्ष और प्रायः हिंसा के अवसर बुनियादी कारणों के परिणामस्वरूप होते हैं। संघर्ष परिवर्तन का लक्ष्य संघर्ष के आधारित कार्य या संरचनात्मक की स्थितियों या संघर्ष के कारणों पर काम करता है। संघर्ष की संरचनात्मक स्थितियों की दो आयाम होती हैं। यथेष्ट स्वायत्त आयाम है, ये संघर्षरत पक्षों के विरुद्ध वास्तविक अयोग्यता या भेदभाव जो या तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक अथवा इनमें से किसी दो या उससे अधिक का मिश्रण हो सकता है। संबंधात्मक आयाम यह अनुमान, पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणा और प्रभाव की बात करता है जो संघर्षरत पक्षों के वर्तमान और पूर्व के संप्रेषण के क्रियाकलापों के बीच उभरे परिणाम स्वरूप हैं। यह आयाम संघर्षरत पक्षों के अंतर्जातीय हितों पर आधारित हैं जो इन्हीं के अंदर पैदा होते हैं। संघर्ष परिवर्तन पर्याप्त तकनीक और तरीकों या साधनों के माध्यम के द्वारा इन हितों को बदलने की बात करता है। ये चीज़ संघर्ष परिवर्तन को दूसरे संघर्ष सिद्धांत से अलग करता है, क्योंकि यह हितों की बात करता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण में किसी भी मुद्दे पर व्यापक अध्ययन किया जाता है जिसे बाद में इन दृष्टिकोणों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद के भाग में दिए गए दृष्टिकोण दो संरचनात्मक आयामों का मिश्रण है। 9.6.2.1.1 आकस्मिक दृष्टिकोण। सशस्त्र संघर्ष में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप से जुड़े आकस्मिक दृष्टिकोण का सिद्धांत रोनाल्ड फिशर और लोरेल एग कियशले द्वारा प्रतिपादित किया गया है। वे मानते हैं कि वास्तविक या वैकल्पिक और संबंधात्मक या व्याख्यात्मक तत्व संघर्ष में लगातार एक दूसरे का सामना करते हैं। आकस्मिक दृष्टिकोण का लक्ष्य सही समय पर किसी तीसरे पक्ष द्वारा संघर्ष में हस्तक्षेप करवाना है। फिशर और कियशले कहते हैं कि संघर्ष के संबंधात्मक आयाम पर काम करने के लिए सही समय उसका पूर्व समझौता चरण होता है, लेकिन संघर्ष की स्थिति में शक्तिशाली विस्तार ताकतवर मध्यस्थता के लिए विभिन्न आयामों का इस्तेमाल करना चाहिए।
हालांकि एक बार जब शांति समझौता हो जाता है तो संबंध बनाने के लिए पीछे आना चाहिए संबंधनात्मक। इस तरह आकस्मिक दृष्टिकोण में विभिन्न अभिकर्ता होते हैं जो तीसरे पक्ष में आते हैं। ये दृष्टिकोण उनमें एकजुटता बनाते हुए प्रभावशाली संघर्ष हस्तक्षेप के लिए आवश्यक हैं। 9.6.2.1.2 विकासात्मक दृष्टिकोण। शांति निर्माण के संरचनात्मक पहलुओं में विकास सहयोग या सहायता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संरचनात्मक संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता देता है और लोगों को सशक्त बनाने और उनके विकास के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करता है। इसमें लोगों का विकास और उनका सशक्तिकरण होता है। अगर विकास के लिए आय राहत सहायता राशि को ठीक से बांटा जाए और उचित रूप से लोगों तक पहुंचाया जाए तो ये सहभागिता और समेकित नागरिकता को विकसित करेगा, जिसमें संघर्ष परिवर्तन की क्षमता में वृद्धि करता है। 9.6.2.1.3 राज्य सुधार दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण युद्ध प्रभावित क्षेत्र के परिवर्तन के माध्यम के रूप में राज्य सुधार पर जोर देता है। यह विशेषकर कमजोर राज्यों के लिए बहुत संकटपूर्ण तथा आवश्यक है। गुंटर बैचलर ने सन 2004 में लिखी अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्टेट रिफॉर्म में राज्य सुधार और संघर्ष परिवर्तन के 3 नीतिगत दृष्टिकोणों की बात की है। भागीदारी कार्यनीति, जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सिविल सोसाइटी आदि को मजबूत बनाना आदि। प्रत्येक तरह की संस्थाओं का निर्माण और संगठनात्मक सुधार जो एक मजबूत सामाजिक धागे में सबको बांधे रख सकती है। विकेंद्रीकरण, संविधान, न्याय व्यवस्था आदि। और सुरक्षा की आवश्यकता और मांग, मानवाधिकार और मानव सुरक्षा। बैचलर शांति बनाए रखने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हैं। न्याय या न्यायिक तंत्र एक ऐसी व्यवस्था संस्था है जो मजबूत सामाजिक खांचे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शांति बनाए रखने के लिए न्याय व्यवस्था एक पूर्वशर्त होती है। गुना थेइसेन ने सन 2004 में अपने एक लेख सपोर्टिंग जस्टिस को एक्जिस्टेंस और रिकॉन्सिलिएशन आफ्टर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष परिवर्तन के लिए न्यायिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। खासकर उत्तरोत्तर सशस्त्र संघर्ष चरण में अन्याय का पता लगाने और न्याय व्यवस्था नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अतीत से निपटना और सामंजस्य एक दीर्घ अवधि प्रक्रिया है, लेकिन इसे पहले की त्रासदियों पर दबाव नहीं दिया जा सकता। अगर अतीत की ज्यादतियों अन्याय का अच्छी तरह से पता नहीं लगाया जाता तो दोषी समझौता करने से इनकार कर सकता है। 9.6.2.1.4 व्यवस्थित दृष्टिकोण। संघर्ष परिवर्तन का व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, जिसमें घटनाक्रम को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से चीजों को अलग और सूक्ष्मीकरण करने के प्रतिक्रिया स्वरूप उभरा था। इस बिखराव से समूचे के महत्वपूर्ण गुण का ह्रास हुआ, यानी मुख्य विशेषताओं को हानि हुई। समूचा इसके हिस्सों के जोड़ से बड़ा है। व्यवस्थित दृष्टिकोण सन 1980 के दशक और सन 1990 के दशक में संघर्ष समाधान के लिए लागू किया गया। संघर्ष विश्लेषण और संरचनात्मक हस्तक्षेप को प्रत्यात्मक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। हालांकि इनके अधिकतर प्रयोगों के कुछ तत्वों का ही प्रयोग हो पाया है और व्यवस्थित हस्तक्षेप का संपूर्ण प्रयास और योजनाबद्ध हस्तक्षेप के व्यापक प्रयास का अंतर धुंधला हो गया था। जॉन बर्टन सामान्य व्यवस्थित सिद्धांत से प्रभावित हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि प्रथम क्रम में सीखना बताए हुए क्रम में सीखना, साथ ही द्वितीय क्रम में सीखना, अर्थात वैसा ज्ञान जो मूल्यों, सिद्धांतों और इस क्रम की संरचना का सवाल करे, दोनों ही दीर्घकालिक संरक्षित संघर्ष के लिए आवश्यक हैं। सन 1996 में मैकडॉनल्ड और लुइस डायमंड ने बहुमार्गीय कूटनीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उन्होंने एक ही समय में अलग अलग माध्यमों से कार्य करने या उन पर चलने से दीर्घकालिक संघर्ष के परिवर्तन पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि या तो माध्यमों की पूरकता को सुनिश्चित किया जाए या दूसरे रास्तों पर काम करते हुए एक रास्ते पर समस्याओं को संतुलित करने के लिए नीति बनाई जाए। सन 2006 में पीटर कोलमैन ने दीर्घकालिक संघर्ष को व्यापक तरीके से बताने, संरक्षित करने के लिए और गतिशील करने
के दृष्टिकोण की धारणा प्रस्तुत की। कोलमैन तर्क देते हैं कि संघर्ष हस्तक्षेप का मुख्य ढांचा पक्षों के संप्रेषण के तरीकों को बदलने का होना चाहिए, न कि किसी विशेष पक्ष को संपोषित करने के लिए प्रयास किए जाएं, जैसे कि शांति समझौता करना। इसका लक्ष्य किसी एक खास परिणाम जैसे शांति सहमति को लाना नहीं होना चाहिए। अंतःक्रिया के ढांचे में इन संशोधनों से सामाजिक परिवर्तन स्थायित्व प्राप्त कर सकेगा। प्रभावशाली तरीकों में ऐसे परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को कायम रख सकते हैं। सीडीए संघर्ष परिवर्तन के लिए क्षमतावान उपयोगी नीतियुक्त की पहचान के लिए व्यवस्थित संघर्ष विश्लेषण का उपयोग करती है। ओलिवर विल्स एट एल बर्गोफ फाउंडेशन फॉर पीस रिपोर्ट में सर्वांगी सोच की क्षमता की बात करते हैं। वे शांतिपूर्ण हस्तक्षेप को बनाने और लागू करने के व्यवस्थित सोच के प्रयोग के मुख्य तत्वों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। इनके रूप इस प्रकार हैं: व्यवस्थित संघर्ष विश्लेषण और निगरानी, व्यवस्थित हस्तक्षेप की नीतियुक्त योजना, मुख्य पंधारकों के साथ जुड़ाव, शांतिपूर्ण परिवर्तन के अभिकर्ताओं को एकजुट करना, वैकल्पिक शांतिपूर्ण भविष्य रचना करना है। व्यवस्थित संघर्ष परिवर्तन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जटिल सामाजिक परिवर्तन बहुत ही कम अनुरेखी होते हैं। शांति प्रक्रियाएं विशेष रूप से कमियों और प्रतिरोध से सामना करने के लिए होती हैं। व्यवस्थित दृष्टिकोण शांति प्रक्रिया की निहित कमजोरियों को स्पष्ट करने की कोशिश करती है। यह इस बात की खोज करती है कि सही तरीके से किए गए काम के प्रति उत्पादक प्रभाव क्यों होते हैं। कोई भी रचनात्मक शांति पहल समान मत और असमान मत के साथ शांति के प्रयास के हित में किए जाने चाहिए। आंतरिक संसाधनों को एकजुट करने की समस्या समाधान का सबसे अच्छा तरीका है। संघर्षरत पक्षों और संघर्ष क्षेत्र के अन्य पंधारकों को अंतःक्रिया सीखने का स्थान है। इस स्थान के 3 मापदंड को ओलिवर विल्स एट एल ने द सिस्टमिक अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट एंड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन इन 2006 में बताया है। प्रक्रिया और संरचना के पुनरीक्षण और व्याख्यायित करने में बहुपक्षपातीकरण, पंधारकों के साथ रचनात्मक कठिन जुड़ाव और बहुस्तरीय शांतिपूर्ण भविष्य से जुड़े, ये सभी मानदंड दीर्घ अवधि प्रक्रिया के संदर्भ में उपयोगी होते हैं। निष्कर्षतः व्यवस्थित दृष्टिकोण के 2 लाभ हैं। पहला, व्यवस्थित गतिशीलता के साधन, जो दीर्घकालिक संघर्ष के स्व उत्पादन में नई दृष्टि देते हैं, और दूसरा साधन समाधान के विश्लेषण और समस्या के विश्लेषण पर ध्यान देता है, उस पर प्रकाश डालता है। 9.6.2.2 सिविल सोसाइटी दृष्टिकोण। विश्व बैंक ने सिविल सोसाइटी संगठन शब्द का प्रयोग किया है, जो ये स्पष्ट करता है कि गैर सरकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन जिनकी मौजूदगी सामान्य लोगों के जीवन में होनी चाहिए, जो अपने या दूसरों के हितों और मूल्यों को व्यक्त करते हैं, जो नीतिपरक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और लोकोपकारी सोच पर आधारित हैं। इसमें संस्थानों का व्यापक व्यवस्थित समूह शामिल है: सामुदायिक समूह, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, मजदूर संगठन, देशी समूह, परोपकारी संगठन, विश्वास आधारित संगठन, व्यावसायिक संघ और प्रतिष्ठान इत्यादि आते हैं। वर्तमान समय में सिविल सोसाइटी महत्वपूर्ण हो गई है, विशेषकर मार्टिना फिशर ने सन 2006 में अपने लेख सिविल सोसाइटी इन कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशनल एम्बिवेलेंस, पोटेंशियल एंड चैलेंजेस में लिखती हैं और संघर्ष परिवर्तन के लिए सिविल सोसाइटी के दृष्टिकोण पर अपना दृष्टिकोण रखती हैं। उनके अनुसार सिविल सोसाइटी समूह शरणार्थी और बेघर लोगों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहायता कर सकती हैं। पुनर्निर्माण से संघर्ष परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए स्थानीय अभिकर्ताओं का सशक्तिकरण, शांति शिक्षा और समाज कार्य आदि का मिश्रण, विकासात्मक दृष्टिकोण, आर्थिक परिप्रेक्ष्यों, सशक्तिकरण का सहयोग आवश्यक है। हालांकि इस तरह के व्यापक कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित रूप से एक साथ मिलना आवश्यक होगा। सिविल सोसाइटी के अभिकर्ता शांति प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन वे लड़ाई के लिए लोगों ये दृष्टिकोण कदम दर कदम है, क्योंकि इसमें शत्रुओं के विश्वास के पहचानने की आवश्यकता पर बल देता है।
आगे इसका केंद्र बिंदु कम समय के लिए तुरंत और निकट दृष्टि वाला हो सकता है, क्योंकि यह उन प्रतीकों को पहचानने की कोशिश करता है जो आसानी से दिख जाते हैं और जो महत्वपूर्ण होते हैं। ये सशस्त्र संघर्ष परिवर्तन करने के किसी प्रयास के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करता है। कुछ जगहों पर कुछ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। 9.6.2.5 प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जॉन पॉल द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें शांति के ऐसे प्रयासों को लक्ष्य बनाया गया जिसमें संघर्षरत दोनों पक्षों को स्पष्ट तरीके से यह बताया जाता है कि उनके लिए कौन सा तरीका स्वीकार्य होगा। इसे वार्ता के लिए वार्ता के रूप में जाना जाता है। इस दृष्टिकोण का सकारात्मक पहलू ये है कि यह उस परिवर्तन में सन्निहित होता है जो स्पष्ट और आपसी तौर पर स्वीकृत किए गए तरीकों से प्राप्त होता है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू ये है कि यह संघर्ष के किसी पक्ष की ईमानदारी की गारंटी नहीं देता है। 9.6.3 पश्चिमी और गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों का मिश्रण। पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों ही दृष्टिकोणों में इन विकासात्मक दृष्टिकोणों का योगदान है। इसका एक उदाहरण अहिंसात्मक दृष्टिकोण है। 9.6.3.1 अहिंसात्मक दृष्टिकोण। अहिंसात्मक दृष्टिकोण इस बात में विश्वास रखता है कि सामाजिक व्यवस्था क्रम के द्वारा ही शांति प्राप्त की जा सकती है और संघर्ष को अहिंसात्मक तरीके से ही व्यवस्थित किया जा सकता है। सन 1918 में अल्फ्रेड फ्राइड ने आकस्मिक वैश्विक शांतिवाद के सिद्धांत का निर्माण किया था। उनकी यह सोच एक उद्देश्यपूर्ण शांति के जज्बे से प्रभावित थी। वे नई विश्व व्यवस्था या वैश्विक शासन का नया स्वरूप की स्थापना करना उनका लक्ष्य था। यहाँ संघर्ष समाप्त करना उनका प्रमुख उद्देश्य नहीं है, लेकिन संघर्ष परिवर्तन, फ्रॉइड के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ऐसा रूप देना जो संघर्ष को ऐसे गुणों से भर देता है जो उन्हें हिंसा से मुक्त करता है और वैध तरीकों से प्रबंधन के द्वारा पुनर्तः अनुकूल बनाता है। अहिंसात्मक दृष्टिकोण में अहिंसा एक मूल्य है और जिसमें अन्याय तथा हिंसा का विरोध किया जाता है। संदर्भ जो भी हो, व्यक्तिगत, संगठनात्मक या सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय का विरोध किया जाता है और यह भी ध्यान रखा जाता है कि हिंसा दोबारा न हो। इस तरह अहिंसा सिर्फ एक विचारधारा नहीं बल्कि एक सिद्धांत है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में समाहित है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि कैसे कोई काम करता है और कैसे जीता है। गांधी इस दृष्टिकोण के सबसे बड़े व्यवहारकर्ता थे और व्याख्याता थे। अहिंसात्मक दृष्टिकोण भागीदारीपूर्ण, अंतर्क्रियात्मक और अनुभव आधारित होता है। ये सिद्धांत प्रवृत्ति के साथ साथ व्यवहार पर भी काम करता है और दोनों के बीच के जुड़ाव को बताता है। इस प्रकार के पहल की प्रगति को और कमियों के द्वारा आंकी जाएगी और इस तरह इसमें समय रेखीय नहीं है। जॉन गैल्टन का श्रेष्ठ ट्रांसेंड दृष्टिकोण भी अहिंसा पर आधारित है। उनका मानना है कि जब संघर्ष को गलत ढंग से हाथ में लिया जाता है तब बहुत अधिक हिंसा होती है। संघर्ष की जड़ों में प्रतिकूलता, प्रवृत्तियां और व्यवहार है जो बाद में एक त्रिकोण बनाती है। इस त्रिकोण के तीनों कोने एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। श्रेष्ठ ट्रांसेंड दृष्टिकोण शांतिपूर्ण संघर्ष परिवर्तन पर आधारित है। क्रिया, शिक्षा और प्रशिक्षण, प्रसार और अनुसंधान। जॉन गैल्टन एवं अन्य सन 2002 में लिखे अपने लेख सर्चिंग फॉर पीस द रोड टू ट्रांसेंड में के लक्ष्य उक्ति के रूप में बताते हैं कि शांति शांतिपूर्ण तरीकों से प्रयोग किया जाना चाहिए। वे आगे इसकी व्याख्या करते हैं। शांति से हमारा अर्थ है संघर्ष को रचनात्मक रूप से बिना किसी हिंसा के परिवर्तित होने की क्षमता, और यह कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। संघर्ष परिवर्तन से हमारा आशय है ऐसी स्थिति पैदा करना जहां संघर्ष में शामिल पक्ष परस्पर सहमत हो जाएं और उनके लिए ये स्वीकार्य और दीर्घ अवधि हो। परिवर्तन से हमारा अर्थ संघर्ष की ऊर्जा को सभी बुनियादी आवश्यकता पूरी करने वाले नए और नायाब तरीके में बदलना है। हिंसा के बिना हमारा अर्थ है निम्नलिखित प्रक्रियाओं से बचा जाए। किसी भी प्रकार की धमकी या सीधी हिंसा जो किसी को नुकसान या तकलीफ पहुंचाती हो। किसी भी तरह के संरचनात्मक हिंसा का प्रयोग जो दोनों पक्षों को सैन्य विघटन करती हो। उपर्युक्त तमाम चीजें अहिंसा में नहीं आती हैं। 9.7 संघर्ष परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य।
संघर्ष परिवर्तन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य इस प्रकार हैं: राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, संबंधात्मक, मनोवैज्ञानिक, अल्प और दीर्घ अवधि है। इनमें से कुछ के बारे में दृष्टिकोण भाग में चर्चा की जा चुकी है। उदाहरण के लिए राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े मुद्दे संरचनात्मक दृष्टिकोण जैसे राज्य सुधार और विकास दृष्टिकोण में आते हैं। अतः इस भाग में स्पष्ट रूप से सभी परिप्रेक्ष्यों पर चर्चा की गई है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इस बिंदु में एक मामला है। संघर्ष परिवर्तन मानता है कि हिंसात्मक स्थिति से पैदा होने वाले मामलों और आघातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जो व्यक्ति समूह या समुदाय को अभिघात करता है। इस तरह मानसिक आघात कार्य संघर्ष परिवर्तन का अभिन्न हिस्सा है। दूसरा महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य सामाजिक सांस्कृतिक है। समुदाय और समूह को संघर्ष की घटनाओं और परिणामों को प्रक्रिया में लाने की आवश्यकता है और समुदाय के संघर्ष के परिणाम की वे समुदाय के रूप में चुनकर उन घटनाओं को जिन्हें भूलना चाहते हैं या जिन्हें याद रखना चाहते हैं। प्रतीक, धार्मिक अनुष्ठान, उत्सव, कहानियाँ, प्रतिमान, आरोग्य व्यवहार जो धार्मिक या आध्यात्मिक हों, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, विशेषकर पारंपरिक समाज में। इस तरह बताए गए परिप्रेक्ष्य समाज या समुदाय संस्कृति संघर्ष परिवर्तन में योगदान करती है। दूसरी ओर जॉन पॉल लेड्राक सन 2006 में अपने लेख कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोट्रैक्टेड इंटरनल कन्फ्लिक्ट द केस फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अल्प दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। अल्पावधि परिप्रेक्ष्य में तात्कालिक संघर्ष की बात की गई है, जैसे युद्ध विराम, जबकि दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम के बारे में है, जैसे चुनावी और संवैधानिक सुधार। हालांकि जॉन पॉल का विचार है कि ये परिप्रेक्ष्य प्रतिकूल नहीं है। वो एक व्यापक ढांचे की राय देते हैं जिसमें दोनों परिप्रेक्ष्य को वैधानिक विषय के रूप में समाविष्ट किया जा सकता है। 9.8 सारांश। संघर्ष संबंधों में रुकावट पैदा करता है। संघर्ष पर विजय प्राप्त करने का तरीका यह है कि एक दूसरे से जुड़े और इसके तरीकों को परिवर्तित करें। संघर्ष परिवर्तन बदलाव के कई दृष्टिकोणों को बताता है। इन दृष्टिकोणों की पारंपरिक या संबंध स्थापित कर से लेकर पश्चिमी और दोनों के मिश्रणता तक का सफर है। ये व्यापक मुद्दों को छूती है, जैसे संरचना, जिसमें राज्य सुधार, आर्थिक और व्यवस्था संबंधी पहलू आते हैं, सिविल सोसाइटी, संवाद परियोजना और मार्गदर्शक का एक रूप में अहिंसा, तथा दूसरे दृष्टिकोण इन मुद्दों को समेटते हैं, जैसे लघु कार्य, जैसे विश्वास निर्माण या एक संपूर्ण प्रक्रियात्मक ढांचा। संघर्ष परिवर्तन अनेक परिप्रेक्ष्य को छूता है, जिसे व्यक्ति या समुदाय संघर्ष के दौरान दो चार यानी आमने सामने होता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक। संघर्ष परिवर्तन के विभिन्न दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य के मुख्य पहलू संबंध निर्माण करना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।